चैनल लेट्स लर्न। स्वागत है मित्रों आप सबका हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, और इसके तहत भारत का इतिहास में हम लोग मौर्य काल आज देखेंगे। 5वां अध्याय मौर्य काल, इससे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, इनका मिलान करना है कि ये किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो अशोक का नाम जानते हैं हम लोग, प्रियदर्शी के रूप में प्रसिद्ध था। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। चंद्रगुप्त सेंडोकोट्स के नाम से और बिंदुसार अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4। देखते हैं 2, 3, 1, 4 कौन सा उत्तर है इसका, तो सी 2, 3, 1, 4 उत्तर है। दूसरा देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ठीक, सही है। सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान दोनों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। दूसरा, अहिंसांग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है। ठीक है, राजगृह एवं श्रावस्ती में, हाँ ये भी है। फाहियान ने संकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त अभिलेख की चर्चा की है। संकिसा नामक स्थान पर, यह भी सही है। सर्वप्रथम 1750 में टील पैंथर ने अशोक की लिपि को पढ़ा था। नहीं, टील पैंथर ने नहीं पढ़ा था, ये गलत। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सर्वप्रथम विल्किंस ने सेंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। हमको सही कथन ढूंढना है। सेंडोकोट्स, विल्किंस ने सेंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं की। दूसरा, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि में अभिलेख हैं और अन्य लिपि में भी है। आरमाइक लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में भी है। तो केवल 2 यहाँ पे सही है इनका। प्रांत और उनकी राजधानियों के बारे में यहाँ देखते हैं हम लोग। उत्तरापथ की राजधानी देखते हैं, तक्षशिला थी। उत्तरापथ, तक्षशिला। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, स्वर्णगिरी। अवंती की उज्जैनी और प्राची की यानी पूर्व की पाटलिपुत्र थी। ये पाटलिपुत्र और अवंती की उज्जैनी। तो इस तरह से 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 कौन सा उत्तर है, बी, यानी चौथे का बी। 5वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सभी जानते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। सही है, इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख में जो है अशोक का, उसमें समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। द्रुद दामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। हाँ, इन्होंने भी उसका जीर्णोद्धार कराया था, इसलिए इनका भी नाम मिलता है। यानी दोनों, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गलत सुमेल को हमको यहाँ पे ढूंढना है, सुमेलित नहीं है। भाब्रू शिलालेख, अशोक नाम मिलता है भाब्रू, गुर्जरा और मास्की में। अशोक का नाम जहाँ मिलता है वो है गुर्जरा और मास्की में। गुर्जरा, मास्की, अशोक का नाम मिलता है। रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कारूकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख है। ठीक है, ये सही है एकदम। अशोक की पत्नी
कारवकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख रानू, इससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसमें मिलता है। सही है। धौली शिलालेख, सारी प्रजा मेरी संतान है, धौली शिलालेख में मिलता है। सही है। कंधार द्विभाषी शिलालेख, यहाँ 2 भाषा में लिखा गया कंधार शिलालेख जो है। मछुआरे और आखेटक का उल्लेख इसमें है, मछुआरों का और आखेटकों का, शिकारियों का उल्लेख इसमें कंधार अभिलेख में मिलता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने को इन्होंने शासक बना दिया था, साधारण व्यक्ति से बड़ा योगदान था। 10वां देखते हैं, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। सही है। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, वहाँ पे उन्होंने कर से छूट भी दिया था। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? शासक बनने से पूर्व हावंती उज्जैन का उपशासक था। सही है, उपशासक था वो उज्जैन का। उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त की, ये भी सही है। 273 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ, ये भी सही है। 261 में उसे कलिंग का युद्ध जीता था, अंतिम युद्ध लड़ा था अपना 261 में, ये भी सही है, यानी सभी सही हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं तो, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेव लेख सबसे छोटा है अशोक का, सही है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है, सही है। और रोमनदेव सबसे छोटा है, दोनों सही है। 13वां शिलालेख देखते हैं तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? तो ये लुम्बिनी का स्तंभ लेख हमने बताया अभी ऊपर कि वहाँ छूट का उल्लेख है कर से संबंधित। अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्न में से किसकी सेवाएं ली थी? तो रज्जुक, प्रादेशिक और युग, तीनों की सेवाएं उन्होंने ली थी धर्म के प्रचार के लिए। धर्म नहीं है, धम्म का प्रचार। रज्जुकों का, प्रादेशिक और युग पदाधिकारी थे। 15वां देखते हैं, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। धम्म नीति का जो मुख्य सिद्धांत था उसका मतलब था 100 पे नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण करना, 100 नियंत्रण। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना। चाणक्य तक्षशिला, देखते हैं 16वां क्वेश्चन, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। सही बात है, चाणक्य थे। दूसरा है, इंडिका की रचना सेल्यूकस ने की थी? नहीं, इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। ये गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। सही है, हीनानी और महायान में बढ़ गया था। तो 1 और 3 सही है। 17वां प्रश्न देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, डी। 18वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको, देखना है इनमें से कौन सा सही कथन सही है, कौन से गलत है। अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ, राज्य को यानी राजनीति शास्त्र, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। सही है। अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति एवं जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों उसके उत्तर सही हैं। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां देखते हैं मित्रों, भारत में अशोक का शासनकाल था। तो भारत में अशोक का शासनकाल 273 में वो शासक बना था और 232 ईस्वी पूर्व तक उसका शासनकाल था। लगभग 40 साल तक शासन किया अशोक ने, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। 20वां, अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स ब्रेनसिम ने पढ़ा था पहले, उससे पहले। 21वां प्रश्न देखते हैं,
303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो पहला देखते हैं, सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया था। जहाँ 5 क्षेत्र का पता चलता है हम लोगों को, चंद्रगुप्त को समर्पित किया था, सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिया था, ये भी सही है। मैगस्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से गलत नहीं है कोई, ये सही है, कोई गलत नहीं है। मौर्य शासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था, तो राजस्व संग्रह का अधिकारी समाहर्ता होता था, राजस्व संग्रह करता था समाहर्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया था। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है लिए गए हैं इसमें। पहला है, रुमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। रुमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, इसमें अशोक का धम्म का सुस्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। निगलीसार शिलालेख अशोक द्वारा कोड़गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है, ये सही है। निगलीसागर शिलालेख जो है अशोक द्वारा कोड़गमन स्तूप की यात्रा किए जाने का उल्लेख प्रस्तुत करता है, तो यानी 2 सही है। देश का भी। 24वां देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। रुमनदेही स्तंभ अभी हम लोगों ने पहला देखा ही है कि रुमनदेही का बुद्ध के जन्म से संबंधित है, लुम्बिनी को बताता है वो, तो बुद्ध का जन्म होता जहाँ उससे संबंधित है। मौर्य काल में व्यापार और नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारिक प्रक्रिया में लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, हाँ सही है। वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था, ये नहीं है, 1/10 शुल्क निश्चित नहीं था। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, सही है। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था, ये भी सही है। 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने मेगास्थनीज का इंडिका को संदर्भित किया है? तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसे संदर्भित करने वाले सभी विदेशी ये साहित्यकार रहे हैं, प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस और एरियन, चारों रहे हैं। प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस और एरियन, यानी सभी डी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 27वां, मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित मतों में से सही सुमेलित विकल्प का चयन करिए। तो डी.एन. झा कहते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है वो उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों की काम। डी.डी. कौशाम्बी ने धार्मिक नीति नहीं बताया है, हरप्रसाद शास्त्री ने आर्थिक नीति नहीं बताया है, इस तरह से केवल विकल्प एक सही है, ये कि डी.एन. झा ने कहा है कि कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, ये सही मिलान। 28वां देखते हैं मित्रों, मौर्य नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई कहलाता था, नगर का जो प्रमुख एस्ट्रोनोमई, सही है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 5 समितियों द्वारा होता था, ये गलत है। 5 समितियों द्वारा नहीं, 6 समितियों द्वारा होता था, 5-5 सदस्य होते थे, ये गलत हो गया। जिले का अधिकारी एक गुरुनोमई नगर अधिकारी की मदद देता था, एक गुरुनोमई, ठीक है। सभी कथन गलत है, गलत है। समाहर्ता, ऊपर हम लोगों ने देखा, समाहर्ता जो है कर संग्रह करने का कार्य करता था, संग्राहक था। सन्निधाता एक कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष भी कहलाता था, सन्निधाता। नागरक नगर मजिस्ट्रेट होता था। अच्छपाटलिक केंद्रीय लेखाधिकारी को अच्छपाटलिक कहा जाता था, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये उत्तर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायोनिसस एवं हेराक्लीज निम्न में से किससे संबंधित है? तो शिव और वासुदेव कृष्ण से संबंधित है, डायोनिसस और हेराक्लीज। हेराक्लीज शिव एवं वासुदेव कृष्ण से संबंधित है, हेराक्लीज। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था,
सही है, स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। चाणक्य ने लिखा है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। सही है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, ये गलत है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था मौर्य काल में। 32वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो अकाल से निपटने का उल्लेख देखते हैं। सभाजोरी अभिलेख नहीं है। मास्की गुजरा अभिलेख नहीं है। सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में पहले हम लोगों ने देखा जो, तो यहाँ पे था, यानी 3 और 4 में, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में। 33वां हम लोग देखते हैं मित्रों। निम्न में से किन शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो देखिए, अशोक की थी, शासक जो मौर्य शासक अशोक का और दशरथ, 2 लोगों का देवनाम प्रिय उपाधि थी, यानी 1 और 2 भी उत्तर होगा 33 का। दशरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किस स्रोत या स्रोतों से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? यहाँ देखेंगे कौन कौन से थे। अशोक के 13वें शिलालेख से तो पता चलता है कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में नहीं है। दीपवंश और महावंश में भी नहीं है। तो केवल अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है, यानी 1 34 का 1 35वां देखना है हमको। 34 का 1 35वां देखते हैं। निम्न से सही सुमेलित करें। राजा और उनकी राज। एंटियोकस थियोस सीरिया का राजा था। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, सही है। एंटीगोनस मकदूनिया का राजा था और अलेक्जेंडर एपिरस का राजा था, यानी 1 2 3 4 इसके मिलान है। 1 2 3 4 पहला ए सही है। 36वां देखते हैं मित्रों। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, सर्वोच्च अधिकारी कौन था? भूमिकर का सर्वोच्च अधिकारी था, वो था सीता अध्यक्ष। 36 का सी। निम्न में कौन सही सुमेलित करना है? निम्न को सही सुमेलित करना है। 37वां। तो देखते हैं मित्रों, अशोक के शिलालेख दिए हैं, प्रमुख विषय दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं, चारों मिल रहा है इस तरह से। दूसरा शिलालेख, 5वां शिलालेख, 8वां और 9वां शिलालेख, ये देखना है हमको। तो देखिए, धर्म यात्रा की पद्धति का नाम, रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना, धर्म महामात संस्था की व्याख्या। तो धर्म महामात संस्था की व्याख्या की गई है 5वें शिलालेख में। बी का 3 होगा ये चीज़। दूसरे शिलालेख में पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय बताए गए हैं दूसरे शिलालेख में, ये चौथा हो गया सही। 8वां शिलालेख में धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ किया गया है और 9वें में रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना की गई है। इस तरह से 4 3 2 और 1, यानी 4 3 2 1, यानी बी सही है। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है परिणाम कि कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया, विजय कर ली गई थी, सही है। युद्ध के निरसन परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया, अंतिम युद्ध था उसका, सही है। मौर्य सेना में कटौती कर दी गई, सेना में कटौती नहीं की गई, यही गलत है, सेना में कटौती नहीं की गई थी। अशोक द्वारा किए गए बौद्ध स्थलों की यात्रा का सही क्रम क्या है? ये सबसे पहले अशोक बोध गया गए थे, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वहाँ से निगाली सागर और फिर लुम्बिनी गए थे। बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी। चंद्रगुप्त को सैंडोकोट से अंडोकोट कहा गया है,
इसकी सर्वप्रथम जानकारी किस संस्था के प्रयासों का परिणाम माना गया? तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रयासों का परिणाम माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों 41। अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष। अशोक के शिलालेखों अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती? तो समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष, इसी की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अशोक के अंतर्मन की जानकारी मिलती है, ये नहीं मिलती है हमको। अशोक के अंतर्मन की जानकारी मिलती है। अब अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों का पता चलता है, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है, लेकिन जो धार्मिक संघर्ष हुए थे, सांप्रदायिक संघर्ष होते, उनका पता नहीं चलता है। 42वां देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजकुमार में आने वाला यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। सातवां किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले का जो प्रधान होता था उसे सातवां कहते थे। ये पूछा जा चुका प्रश्न है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कैसे है? इसका प्रमाण क्या है? अपनी उपाधि उसकी जो थी देवनाम प्रिय, इससे पता चलता है कि उस हिंदू धर्म में उसकी आस्था बनी थी। जैसे कि पता है सब लोगों को कि अशोक पहले शैव मत को मानने वाला था, शैव, बाद में वो बौद्ध हो गया, लेकिन पहले वो शैव मत को मानता था। 45 निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये दीपवंश और महावंश से पता चलता है कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। दीपवंश और महावंश, ये दोनों जो है श्रीलंकाई ग्रंथ हैं। दीपवंश महावंश यहीं से पता चलता है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? संस्कृति, कला व साहित्य का विकास हुआ। संस्कृति का, कला का और साहित्य का विकास हुआ, सही है। सोने के सिक्के नहीं डाले गए थे, ये गलत है। प्रांतीय विभाजन हुआ, हिंदू कश तक साम्राज्य था, ये सही है। यानी 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो उस समय के मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत मेगास्थनीज चूँकि आया था, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में विस्तृत विवरण लिखा है इसका। अगला देखते हैं 48वां प्रश्न। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, इसका वर्णन किसने किया है? तो इसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया है। अच्छा, एक चीज़ और इसने कि दास प्रथा का वर्णन नहीं किया है। इसको लग रहा था कि दास प्रथा भारत में नहीं थी, लेकिन वास्तविक रूप से दास प्रथा भारत में थी, लेकिन उसकी प्रकृति जिस तरह यूरोप में थी उस तरह की प्रकृति यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि यहाँ दास प्रथा प्रचलित नहीं है। अगला देखते हैं मित्रों 49वां प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में प्रदेष्टा नामक अधिकारी का पद क्या था? ये प्रदेष्टा जो होते थे ये एक न्यायाधीश होते थे जो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। जो कंटक शोधन न्यायाधीश होते थे ये फौजदारी के मामले देखते थे। फौजदारी एक होते थे स्थानीय, ये जो है दीवानी देखते थे। तो प्रदेष्टा जो अधिकारी का पद था वो एक कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश था जो फौजदारी के मुकदमे देखता था। निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो यहाँ पर हमको देखना है किन शासकों ने ध्यान दिया था। महापद्मनंद ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इन तीनों लोगों का मिलता है 2, 3, 4 डी। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त की जो क्षेत्र मिले थे एरिया, हेरात एरिया कहा गया था। अराकोसिया कंधार था। काबुल पेरोपनेस्टियाई नहीं था, ये नहीं था। जेडोसिया बलूचिस्तान था, सही है। इसी गलत है। 52वां देखते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है राजनीतिक सिद्धांतों का, ऊपर हमने जैसे कि बताया वो सही है। 53वां देखते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
जो मौर्य राजतंत्र था अशोक के समय, जो वो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन नहीं, स्वेच्छाचारी नहीं था, शासन पर नियंत्रण होता था, प्राच्य स्वेच्छाचारी नहीं, निर्देशित लोकतंत्र निर्देशित भी नहीं था, वो केंद्रीकृत एकाधिपत्य था। शासन जो था उसमें मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत होता था, राजा में ही सारे अधिकार समाहित थे। चौवन देखते हैं, अशोक की प्रशासन नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध के बाद आया था, तो सभी को पता है। 55वां देखते हैं तो, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वो गुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इन पर बढ़िया पालिश है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है इन पर बढ़िया पालिश है, सही है। ये अखंड है, एक ही पत्थर के बने हुए हैं, यानी अखंड है। स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, ये शुंडाकार है, सही। स्थापित संरचना के भाग नहीं है, स्थापित संरचना के भाग नहीं है। 1 2 3 सही है। एक 2 3 सी। अगला देखते हैं मित्रों, 57वां प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो देखते हैं, स्तंभ लेखों में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। हाँ ठीक है, सही है। अंतर पूछ रहा है, स्तंभ लेखों में धम्म के बारे में कट्टरपन या धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, कट्टरपन होता, सामाजिक कल्याण पर ही नहीं बल दिया गया, कई चीज़ों में बल दिया गया है। स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित हैं, ये सही है। तो स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के नैतिक पक्षों को और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है, ये सही है। यही महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में, शिलालेख और स्तंभ लेख। 58वां देखते हैं मित्रों, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो सोना नहीं था, स्वर्ण के सिक्के नहीं, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे मुख्य रूप से भी। मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था, पिंड कर। ये पिंड कर मतलब एक किसी ग्राम को एक पिंड मान लिया जाता था, उससे कर संग्रह किया जाता था, उसे पिंड कर कहते थे। तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से जो संग्रहित कर होता था उसे पिंड कर कहा जाता था, जिसे अभी भी पंजाब में पिंड कहा जाता है। कहाँ से आया? गाँव को पिंड कहा जाता था। निम्न स्थान या स्थानों में कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? तो अशोक के शिलालेख अहरौरा से मिले हैं, धौली से मिले हैं, गिरनार से मिले हैं, ये सभी जगहों से मिले हैं। 61वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक ने 13वें शिलालेख में सीमांत देशों में धम्म विजय का दावा किया है, सही है। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस्स था, तिस्स है। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण जोगढ़ से किया जा सकता है, समापा जोगढ़ से, सही है, तीनों सही है। 62 हम देखते हैं मित्रों, 62 निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करते हैं, सही है। सोहगोरा ताम्रपत्र ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जाता था, सही है, दोनों सही है। 1 और 2 सी। मौर्यकालीन कर व्यवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सिंचाई कर जो लिया जाता था उसमें उदक भाग कहा जाता था। प्रलय विवाह का निर्णय बेगार न से तो बद कर नहीं, उदक भाग सिंचाई कर सम्मिलित है। 64वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, इनमें से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो वो था कृषि पद्धति की न्यूनतम जानकारी मिलती है, गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, व्यापार मार्ग का वर्णन मिलता है, राजस्व प्रबंधन का मिलता है, लेकिन कृषि पद्धति की जानकारी कम मिलती है। 64 देखते हैं, निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, सही बात है, और श्रवणबेलगोला चले गए थे भद्रबाहु के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि महावीर से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ये गलत है।
भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त, यही ढूंढना था कौन सा गलत है, तो ये गलत हो गया बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधिदार शरीर त्याग किया था, ये भी सही। मौर्य शासक संप्रति भी जैन था, ये भी सही। दो शासक मौर्य मिले, चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति, दोनों जैन थे। 66वां देखते हैं मित्रों, कथन सही नहीं है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। पिपरावा स्तूप प्राचीनतम स्तूप है, ठीक, सही है। और कलिंग स्तूप ईंटों के बने थे, ये भी सही है। सांची के महास्तूप में देवदत्त की अस्थियां संरक्षित, नहीं, देवदत्त की अस्थियां महास्तूप में नहीं संरक्षित है, ये गलत है। यक्ष यक्षी की आकृतियां मौर्यकालीन लोक मूर्तिकला के उदाहरण हैं, सही है, तो सी गलत है इसमें। 67वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। देखिए, ये कहा था, प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। प्लूटार्क, बहुत महत्वपूर्ण कथन में पूछा गया है। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करें। देखना है, अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया, ये गलत है। प्रयोग किया है व्यक्तिगत नाम का, अशोक का नाम गोजरा और मास के अभिलेख में, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है, गलत है, एकमात्र नहीं है वो, रुद्रदामन का अभिलेख नहीं, गलत है, दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं सही है। 69 देखते हैं मित्रों, अर्थशास्त्र में दी गई वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी क्या कर्तव्य था। तो अंतपाल जो होता था वो मार्गों की सुरक्षा करता था और उनका रखरखाव को देखता था। PWD अधिकारी था, एक तरह से वो मार्गों की सुरक्षा एवं उनका रखरखाव। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य हमने कहा, बताया ऊपर। सही सुमेलित करना है यहाँ पे। मौर्य अधिकारी दिए गए हैं और उनके कर्तव्य दिए गए हैं, किस अधिकारी का कौन सा कर्तव्य था। देखते हैं, प्रशासता, अंतर्वशिक, कर्मांतिक और व्यवहारिक। तो व्यवहारिक को हमने बताया कि मुख्य न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश होता था। और कर्मांतिक जो होता था वो खानों का प्रमुख होता था, कर्मांतिक। सम्राट की अंगरक्षक सेना का जो प्रधान होता था वो अंतर्वशिक होता था, अंतपुर का मालिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। प्रशासता जो होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का वाला अधिकारी होता था, प्रशासता लेख लिखता था, लिपिबद्ध करता था। तो इस तरह से 2 1 4 3 इसके उत्तर है, 2 1 4 3, 72 का 2 1 4 3 देखते हैं, डी उत्तर है 2 1 4 3। 72वां देखते हैं मित्रों, अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने अभिलेखों में 3 भाषाओं एवं 4 लिपियों का प्रयोग किया है। 3 भाषाओं और 4 लिपियों का प्रयोग किया, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, 4 लिपियों का प्रयोग किया है, 3 भाषाओं का प्रयोग किया, सही है, ठीक है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन में अशोक के विपरीत सत्तात्मक राजत्व सिद्धांत की अभिव्यक्ति मिलती है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन में, सही है, पितृ सत्तात्मक राजत्व सिद्धांत। बराबर गुहा लेख से अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान होता है, आजीविक संप्रदाय से संबंधित, जिससे पता चलता है धार्मिक सहिष्णुता व्यक्ति था, सभी सही है। 73वां देखते हैं मित्रों, कथन 1 दिया है, काष्ठक वास्तुशिल्पी आदि प्रारूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमेश ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पूर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं। ये तो सही, सुदामा गुफाएं और लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं पूर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण, बराबर पहाड़ियों की।
ठीक है। बराबर पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों को समर्पित की गई थी, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं समर्पित की गई थी आजीवक, अशोक ने इसको किया था। तो एक सही है, कथन एक सत्य है, दो असत्य है, यानी सी। निम्न में से कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? राजा सदैव सशक्त व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे, सही है। राजाओं का प्रिय व्यसन आखिर था, ये तो था ही, सभी राजाओं का प्रिय खेल था भाई। राजा को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था, ये भी सही है। गलत कौन है भैया? राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था, अनेक व्यक्तियों द्वारा नहीं परखा जाता था, विशेष व्यक्ति एक होते थे जो उसी के द्वारा परखा जाता था। 75वां देखते हैं मित्रों। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये राजनीति से संबंधित है, सही है। एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा है। योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है, संग्रह करना चाहिए, भू राजस्व के संबंध में कोई विवरण नहीं। धन अर्जित करना चाहिए, ये भी नहीं वर्णित है, वो अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। एक अर्थपूर्ण जीवन जीतने की कला सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये सही है। 76वां देखते हैं मित्रों। अशोक के अभिलेखों में 76 दक्षिण के किन राज्यों की चर्चा मिलती है अशोक के अभिलेख में? तो दक्षिण के चोल राज्य का वर्णन मिलता है इसमें, चोल, चेर, पांड्य। तो चेर केरल पुत्र थे, पांड्य ये थे। 1, 3, 4 और सत्यपुत्र का वर्णन मिलता है, पल्लवों का वर्णन नहीं मिलता है इसमें। तो 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 सी उत्तर मिलता है। 77 देखेंगे। बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? 77वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में से कौन से जानवर बने हुए हैं? तो शीर्ष फलक पे हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, शेर बने हैं, सांड बना है, बाघ नहीं बना हुआ है। यानी 1, 3, 4, 5 बना हुआ है, 1, 3, 4, 5। मौर्यकालीन शिल्पकारों की श्रेणियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे देखते हैं 79। श्रेणी सर्वप्रथम मौर्यकाल में अस्तित्व में आए, ऐसा नहीं है, श्रेणी से पहले भी अस्तित्व में थे, तो ये गलत हो गया पहला। इसके सदस्यों के उच्च अधिकार एवं कर्तव्य थे, हाँ कुछ थे अधिकार कर्तव्य, सही है। इसके सदस्यों की मजदूरी कार्य की मात्रा में भू पर निर्भर थी, ये भी सही है। घटिया काम या धोखाधड़ी के लिए जुर्माना देना पड़ता था, ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पितृदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया? ये तो अशोक का वर्णन है, एकदम सही है। 81वां देखते हैं। सुमेलित करना, कलाकृति और कहाँ पे ये मिले हुए हैं, इनके स्थान के मिलान करते हैं। तो पहले देखते हैं यक्ष। यक्ष की जो कलाकृति मिली है वो मथुरा के निकट मिली हुई है। यक्ष की कलाकृति मथुरा के निकट मिली। यक्षिणी की मध्य प्रदेश की पेशनगर में मिली है। चतुष्पक्षी सिंह सारनाथ से मिले हैं और प्रस्तर हाथी उड़ीसा के धौली में मिले। तो 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, ये सही है इसका। कौन सा युग सही सुमेलित है? 82 देखते हैं। तो पशु बलि निषेध विरध शिलालेख में नहीं है। आठविकों का उल्लेख विरध शिलालेख 5वें में नहीं है। युक्त का उल्लेख 8वें विरध शिलालेख में नहीं है। रज्जु का उल्लेख 4थे विरध शिलालेख में है, ये तो है सही, ये सही है 4थे में। यूनानी और अरमाई भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी अभिलेख कंधार में मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 84।
निम्नलिखित में कौन सा एक मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता है? भारत में फल और अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता है, ये लिखा है। भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और अन्य लोग भी भारतीयों पर आक्रमण नहीं करते, ये भी लिखा हुआ है। भारत में जनजातियों की संख्या 118 है, ये नहीं लिखा है। 118 जनजातियों का वर्णन नहीं किया उसने। सोना खोदने वाली चींटियों की त्वचा चीते की त्वचा जैसी होती है, ये लिखा है उसने। 85 देखते हैं, निम्न से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुई? ब्राह्मी लिखी, ग्रीक लिखी, खरोष्टी और अरामाइक, चारों लिपियाँ उसके मिली हैं। 85 सही है सभी। 86वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का जो साधन था मौर्य काल में, वो था पढ़। प्रचलित विनिमय साधन पढ़ था। मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार क्या थे? भौतिक संस्कृति के जो आधार थे वो लोहे के अत्यधिक प्रयोग थे, आज सिक्कों का बाहुल्य था, उत्तरी काले पालिश वाले में भांड मिले हैं, पकी हुई मिट्टी का ईंटों का प्रयोग हुआ, वलय के ऊपर का प्रयोग हुआ, ये सभी मिले हैं। डी। कथन है चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंतिम काल में आसपास गंगा घाटी में तीव्र दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जैन साधुओं का भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्कन की ओर बड़ी संख्या में पलायन हुआ था, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधु के रूप में जैन संघ में शामिल हुआ था, ये भी सही है, लेकिन पलायन हुआ क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य साधु के रूप में जैन संघ, ये नहीं, दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो भी सही होगा। 89 अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता है? उसने उच्च पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया, ये नहीं पता चलता है कहीं। भिक्षुत और भिक्षुणों को चेतावनी दिया था कि बौद्ध धर्म में संघभेद करने पर दंडित किया जाएगा, ये मिलता है। उसने स्पष्ट रूप से बुद्ध धर्म एवं संघ में आस्था व्यक्त की, ये भी मिलता है। उसने पावन बौद्ध धर्मों की तीर्थ यात्रा की थी, ये भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 90। नब्बे प्रश्न थे और यही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम लिखना है, तो सबसे ऊपर प्रादेशिक होता था, फिर रज्जुक और युक्त होते थे, सी सही है इसका उत्तर। 91 देखते हैं मित्रों, सौराष्ट्र आंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान दिया था, अशोक ने रुद्रदामन में और स्कंदगुप्त ने, चारों ने ध्यान दिया था। चौथा प्रश्न सही हो जाएगा डी। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? तो देखिए कुमार जो है मुख्य रूप से तक्षशिला, तोसाली और उज्जैनी में नियुक्त किया था, तो उज्जैनी का तो अशोक था ही, तक्षशिला और तोसाली उज्जैनी, यहाँ पे कुमार नियुक्त किए जाते थे। अशोक के धर्म का क्या अभिप्राय था? तो अशोक के धर्म का अभिप्राय था केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, ये गलत है। माता पिता की सेवा था, जीवन के प्रति अहिंसा था, खर्च में कटौती था। 94 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, सही है। अशोक ने धर्म विजय की नीति अनुसरण किया और अपनी सेना विकटित कर दी, ये गलत है कि सेना विकटित की थी, तो ए सही है और आर गलत है, इसका मतलब इसका उत्तर सी होगा। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षेत्रों के विरुद्ध युद्ध भड़काया था, सही है, युद्ध भड़काया था उसने, सही है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है, यानी बी इसका उत्तर होगा। मौर्यकालीन राजाओं ने धार्मिक आधार पर गांवों को दान नहीं किया, सही बात है, धार्मिक आधार पर नहीं किया था। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, यह गलत बात है, तो इसलिए सही अभी, तो इसका उत्तर सी होगा। 96 97 देखते हैं मित्रों, अशोक का कोई भी शिलालेख देश के उत्तरी भाग पूर्वी भाग में नहीं मिला है, सही बात है, नहीं मिला है क्योंकि उत्तर पूर्वी भाग अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था, दोनों सही है और सही व्याख्या है, इसका उत्तर ये होगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, सही है। मेगास्थनीज दासों एवं उनके स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ था, दोनों सही है, सही व्याख्या है, ये उत्तर होगा। 99 सप्तांग सिद्धांत ये कौटिल्य का प्रमुख सिद्धांत है, रक्षा शास्त्र में लोग पढ़ते हैं। समा प्रश्न है मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का वर्णन मिलता है? तो सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ और लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ सब पे मिलते हैं, ये डी सही है। 101वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो आजीविकों के लिए गुफाएं खुदवाई थी, ये सही है। 102 निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, सही है। 5वें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतापुर की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला उज्जैन का वायसराय था, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये गलत है, 102 हो गया। 103वां प्रश्न देखते हैं,
कौन सा एक कथन सही नहीं? मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। सही है। भारत में गृहदास सर्वप्रथम मौर्य काल में पाए जाते थे। गलत है। मौर्य काल में छल्लेदार कुएं प्रचलित में थी। सही है। बस्तियां नदी घाटियों से बाहर निकल कर मैदानी इलाकों में बसने लगे थे। ये भी सही है। केवल बी गलत है। 104वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। सही है। पाटलिपुत्र को बोलीप्रोथा कहता है। ये भी सही है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। ये भी लिखा है। मेगास्थनीज नौसेना की चर्चा नहीं करता है। ये गलत है। मेगास्थनीज नौसेना की चर्चा करता है। आखिरी प्रश्न, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र मिला है कंगनहल्ली में। ये सही है। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।